Hi, trust the process and bet on yourself. Today is 3rd of January 2022. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग एक ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है झारखंड का। कांवड़ लेक सिचुएटेड है बिहार में। पक्के टाइगर रिजर्व इज इन अरुणाचल प्रदेश। मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर आता है यूनियन मिनिस्ट्री ग्राम ग्राम उजाला प्रोग्राम। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर ग्राम उजाला प्रोग्राम। जोंक, ईब, ओंग और तेल ये रिवर्स ट्रिब्यूटरी है महानदी रिवर की। सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस। आज के सवाल हैं, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड? जल्दापारा नेशनल पार्क लोकेटेड। पोंग डैम लेक लाइज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? Byton Byton Cub is related with which sports tournament? किस sports? It is one of the oldest cup. तो Byton Cup is related to which sports tournament? Largest coastline state किस राज्य का है? अरुण रिवर, बरुण रिवर, तमुर रिवर, ये किस रिवर सिस्टम का पार्ट है? सो दीज आर 5 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकेबलरी है प्रिकैरियस। प्रिकैरियस का मतलब होता है अनिश्चित, not securely held or in position, dangerously likely to fall or collapse, जैसे कि peace at borders precarious situation है। ostensibly का मतलब होता है apparently और purportedly but perhaps not actually, मतलब वो लग रहा है apparent है but actually में वैसा है नहीं, जैसे sun का movement across this equator of Cancer and equator Cancer, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn। Connotation का मतलब होता है अर्थ, an idea or feeling that a word invokes in addition to its literal or primary meaning। एक्चुअल में उसका अंडरटोन क्या है, इम्प्लीकेशन क्या है उस शब्द का। इनडोमिटेबल विल पावर मतलब अदम्य साहस है। इम्पॉसिबल टू सबड्यू और डिफीट। इनविंसिबल, अनकॉन्करेबल, अनबीटेबल। कॉन्फ्लैग्रेशन का मतलब होता है लाइक फायर, ब्लेज और फ्लेम। ग्रेट डील ऑफ लैंड और प्रॉपर्टी जो डैमेज कर रही है। So these are vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये आज के सवाल हैं और रेफरेंस मटेरियल है हमारा द हिंदू जनवरी 3 दिल्ली एडिशन एंड दिस इज इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली एडिशन वंस अगेन। सी, your voluntary contribution of fee for Srajan India 1 is deeply valued. You can directly scan this QR code as well and make direct contributions as well. Okay, contributions or voluntary fee. So let us begin. जो फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पेज का फर्स्ट न्यूज़ है 8 लाख इनकम रीजनेबल कैप फॉर EWS कोटा। सेंटर ने बताया सुप्रीम कोर्ट को। क्राइटेरियन इज मोर स्ट्रिंजेंट देन द वन फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर, गवर्नमेंट ने कहा। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन क्यों ज़रूरी होता है? सोसाइटी में एवरीबडी इज़ नॉट इक्वल, तो हमको इक्वालिटी चाहिए बट सोसाइटी में फंडामेंटल फ्लॉज है। फंडामेंटल फ्लॉज के कारण इक्विटी लाने के लिए एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एडिशनल हेल्प और सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सो फॉर दैट पर्पज़ रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लेके आए थे हम। अब रिजर्वेशन के कॉन्सेप्ट में 2 प्रॉब्लम आती है। फर्स्ट तो प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, कि किसको एक्चुअली रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उसकी पहचान कैसे करेंगे। और सेकेंड प्रॉब्लम होती है जो पहचान हुई है उस तक डिलीवरी ऑफ दिस रिजर्वेशन बेनिफिट्स, ताकि जो जेन्युइन रिक्वायर्ड, जिनको रिक्वायर्ड है रिजर्वेशन का, उन तक बेनिफिट्स पहुंच पाए। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एंड डिलीवरी ऑफ दैट सर्विस बेनिफिट्स टू दैट बेनिफिशियरी, ये 2 रिक्वायरमेंट्स होती है। अब रिजर्वेशन का क्राइटेरिया क्या हो, तो एक क्राइटेरिया हमने बनाया सोसाइटल लाइक कास्ट। दूसरा क्राइटेरिया ये भी आया कि कास्ट अलोन कैन नॉट बी अ क्राइटेरिया कि कौन सा सेक्शन डिप्राइव्ड है। एक क्वालिटी, एक जो क्राइटेरिया है वो इकोनॉमिक भी हो सकता है। इकोनॉमिक, अगर इकोनॉमिक कंडीशन किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का ठीक नहीं है तो उनको भी हेल्प की चाहिए, हेल्प की ज़रूरत है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट। सो फॉर दैट आया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोटा। अब इसमें भी एक क्राइटेरिया ये आया कि इसका थ्रेशोल्ड क्या लगाया जाए कि इससे कम इनकम वालों को EWS कोटा के अंदर बेनिफिट मिलेगा। जैसे OBC में भी ये आया था आइडिया क्रीमी लेयर का, लाइक
क्या होता है, सेक्शन के अंदर भी इनइक्वालिटीज होती है। तो दैट इज वाई एक क्राइटेरिया आया कि ओबीसी सेक्शन में भी जो वेल ऑफ है उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, जो क्रीमी लेयर के ऊपर है। तो दैट इज वाई एक क्राइटेरिया सेट किया। तो सिमिलरली इकोनॉमिक में भी एक क्राइटेरिया सेट किया जिसका कंडीशन था 8 लाख रुपए। तो अगर 8 लाख इनकम है तो ये रीजनेबल कैप होगा फॉर ईडब्ल्यूएस कोटा, सेंटर ने बोला सुप्रीम कोर्ट को। तो कोर्ट ने जवाब पूछा था सेंटर से, सेंटर ने फिर जवाब दिया कि ये जो क्राइटेरिया है ये ज़्यादा डिटेल्ड है और दिस इज मोर स्ट्रिंजेंट देन द क्राइटेरिया फॉर ओबीसी क्रीमी लेयर। सो दिस इज द बैक स्टोरी। अब गवर्नमेंट कमेटी ने रिपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट को और कहा इनकम आमदनी एक फिजिबल क्राइटेरिया होना चाहिए फॉर डिफाइनिंग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन सोसाइटी। जहां एनुअल इनकम अगर 8 लाख रुपए से कम है तो ये थ्रेशोल्ड हम बनाएं कि इस थ्रेशोल्ड से नीचे जो होंगे उनको हम ईडब्ल्यूएस के अंदर कोटा प्रोवाइड करेंगे फॉर एडमिशन इन कॉलेजेस एंड फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। सो ये जो क्राइटेरिया हुआ ये 8 लाख रुपए का हुआ। तो ये क्राइटेरिया होता है करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग, मतलब कि आपका पिछले दिस 1 ईयर में किस टाइप का सिचुएशन है वो यहाँ पे आप कर सकते हो। एनुअल फैमिली इनकम इन द करंट सिचुएशन, तो ये ज़्यादा रीजनेबल है इन डिटरमाइनिंग ईडब्ल्यूएस कोटा। तो गवर्नमेंट क्लैरिफिकेशन दे रही है कि ईडब्ल्यूएस का जो 8 लाख का कोटा है वो ज़्यादा करेक्ट है। अब इसका फाइन लाइन ये भी लिखा है, ये स्ट्रिंजेंट इसलिए है ओबीसी क्रीमी लेयर से बिकॉज ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया रिलेट्स टू द फाइनेंशियल ईयर प्रायर टू द ईयर ऑफ एप्लीकेशन, whereas the income criteria for the creamy layer in OBC category is applicable to gross annual income for 3 consecutive year। तो OBC में gross annual income 3 जो consecutive year हैं वो काउंट होता है, फिर डिसाइड होता है कि वो क्रीमी लेयर में होगा या नहीं होगा। बट ईडब्ल्यूएस में क्या होता है, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है आप जब अप्लाई कर रहे हो उसके पिछले फाइनेंशियल ईयर में जो आपकी इनकम है उसके अकॉर्डिंगली ईडब्ल्यूएस कोटा होता है। सेकेंड, in case of OBC creamy layer, income from salary, agriculture, traditional artisanal professions exclude होते हैं from consideration, जबकि 8 लाख का जो क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस में ये सब भी इंक्लूडेड है इंक्लूडिंग फार्मिंग। तो इससे क्या हुआ कि ये जो 8 लाख का क्राइटेरिया है ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है, ज़्यादा एक्यूरेट है, ये गवर्नमेंट ने बताया, ज़्यादा वेल सर्व करता है इस थ्रेशोल्ड को फिल्टर करने के लिए। So despite being the same cutoff number, their composition is different and hence the two cannot be equated। तो OBC में भी 8 लाख क्राइटेरिया, इधर भी 8 लाख क्राइटेरिया, बट इसका जो इंटरनल मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। जैसे यहाँ पे 3 साल का ग्रॉस इनकम देखा, ईडब्ल्यूएस में नहीं देखा, प्लस इसमें अलाइड इनकम भी फैक्टर इन हुआ OBC में, बट ईडब्ल्यूएस में वो इनकम OBC में नहीं हुआ बट ईडब्ल्यूएस में वो इनकम इंक्लूड किया गया। सो द पॉइंट इज कि दिस क्राइटेरिया को गवर्नमेंट जस्टिफाई कर रही है। डिजायरेबिलिटी ऑफ यूनिफॉर्म इनकम बेस्ड थ्रेशोल्ड हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड इट कैन बी अडॉप्टेड अक्रॉस द कंट्री एज अ मैटर ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल पॉलिसी। तो ये इकोनॉमिक सोशल पॉलिसी होती है, तो इनकम बेस्ड एक थ्रेशोल्ड यहाँ रखने की बात है। अब पैनल ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया, 8 लाख का दिस है, ईडब्ल्यूएस में एक्सक्लूड होता है इररेस्पेक्टिव ऑफ इनकम पर्सन हुज फैमिली इज 5 एकड़ ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, तो मेन एक्सक्लूड, ये फाइन डिटेल्स हैं। रेसिडेंशियल एसेट क्राइटेरिया ऑल टुगेदर बी रिमूव्ड, सडन एडॉप्शन ऑफ न्यू क्राइटेरिया कमिटी वुड डिले कर देगा एग्जिस्टिंग प्रोसेस को। तो फिलहाल के लिए इसमें कुछ जिस चेंजेस नज़र नहीं आएंगे, गवर्नमेंट इसको सेम पॉलिसी रखेगी जो अभी तक इतने सालों में 2-3 सालों में ईडब्ल्यूएस की बनी आई है। अब जो ईडब्ल्यूएस था ये लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का नंबर आप बताओ। सो ये 8 लाख का जो क्राइटेरिया है गवर्नमेंट इसको डिफेंड करने के लिए सेंटर में जस्टिफिकेशन डाल दिया है, सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफिकेशन डाल दिया है। सो दिस इज ईडब्ल्यूएस कोटा। अब जो नेक्स्ट है वो है सेंसस। सेंसस हमारा होता है 10-10 साल में। सेंसस में क्या होता है, हमारी जो डेमोग्राफी है, जनसंख्या है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चनर्स होते हैं, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करते हैं। सो सेंसस एवरी 10 ईयर में होता है। 2021 में सेंसस होना था बट कोविड-19 के कारण डिले हो गया। सेंसस फर्स्ट फेज NPR नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डेटा
ये कलेक्शन डिफर हुआ है, मतलब टाल दिया गया है टिल सितंबर। वाई? ओमिक्रॉन के केसेस भी राइज हो रहे हैं। तो दिस इज सेंसस डेटा। तो नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का डेटा कलेक्शन भी पोस्टपोन हो गया है। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दिसंबर में इन्फॉर्म किया था कि बाउंड्रीज, सब डिस्ट्रिक्ट्स, तालुका, पुलिस स्टेशन, ये सब डेटा जून 2022 तक पोस्टपोन है क्योंकि ओमिक्रॉन के केसेस आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी है। तो ये अब डिले हो गया है। लेट अस सी अब इसमें कब आगे क्या फर्दर डिटेल्स आते हैं, बिकॉज ओमिक्रॉन का भी जो भी वेव है दिस विल अगेन डिसाइड कि फर्दर क्या एक्शन होता है। सो दिस इज सेंसस फर्स्ट फेज। देन दिस इज तालिबान प्रॉमिस टू कीप एम्बेसीज सेफ, सम रिलीफ। यहाँ पे रीट्रेट किया है, अश्योरेंस दिया है कि जो डिप्लोमेट्स हैं फॉरेन कंट्रीज के, जो एम्बेसी ओपन करते हैं या एम्बेसी जो पहले से ओपन थी कंटिन्यूड ओपन रखेंगे, उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी यहाँ पे इंश्योर किया जाएगा। केसेस राइजिंग बट नो नीड टू पैनिक, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने कहा ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। द गुड थिंग इज ये इतना सीवियर नहीं होना चाहिए, बट अगर नंबर्स बहुत ज़्यादा हो गए तो हमारा जो हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओवरवेलम हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी ऑल नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। कोविड एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें और वैक्सीनेशन को प्रायोरिटी से आप यूज़ करो, लगवाओ। सो दिस इज़ द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। सेकेंड जो है वो है एयर क्वालिटी का। एयर क्वालिटी सीवियर है, रेन लाइकली दिस वीक। तो अगेन IMD, जैसे कल आपने प्रिपेयर किया नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का, तो ये जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है ये फोरकास्ट करता है, बताता है कि कब बारिश होगी, कितनी बारिश होगी, लाइक दैट, सो दैट हम प्रिपेयर हो जाएं उस वेदर फिनोमिनॉन का। तो इसने बताया मिनिमम टेम्परेचर भी राइज होगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी अभी ड्यू है। कुछ ही दिनों पे हम इस पे भी सवाल तैयार करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इस पे भी, क्योंकि कंटिन्यूसली इस पे सवाल पूछे गए हैं प्रीलिम्स एंड मेंस में। सो दिस इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का भी है, 1-2 दिन में आना चाहिए। विल सी दिस अगेन। फूड फॉर थॉट, ये क्या है? नीडी पीपल हैं, क्यू अप लॉन्च एट यमुना बाजार इन दिल्ली ऑन अ कोल्ड संडे आफ्टरनून, वेरी मच डिजायर्ड। चीफ मिनिस्टर टू फ्लैग ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रिक बस फॉर DTC, नई इलेक्ट्रिक बस, बिकॉज कल ही हमने देखा था जो प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर हैं ये भी अब व्हीकल पे पुश कर रहे हैं, तो विच इज़ अगेन गुड, बिकॉज व्हीकल जो होगा ये लेस पॉल्यूटिंग होगा। लाइक ओला, उबर और जो ये डिलीवरी सर्विसेज वाले होते हैं, जोमेटो, स्विगी, ये सब व्हीकल पे ट्रांजिशन कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने अलाउ किया वुमेन टू टर्मिनेट 28 वीक प्रेगनेंसी, दिस इज रिक्वायर्ड बिकॉज एट टाइम्स एबनॉर्मलिटी होती है। तो इसमें क्या होता है, अगर ये अलाउ नहीं किया जाता तो मदर की जो लाइफ है उसको भी रिस्क होता है। सो दैट इज़ वाई दिस शुड बी अलाउड। तो यहाँ पे इस एबनॉर्मलिटी के कारण यहाँ पे परमिशन दिया गया। देन अ मच नीडेड ऑल्टरनेटिव, तो ये एक स्पेशल प्रोग्राम है, फ्लैगशिप युवा स्कीम है, दिल्ली पुलिस का है, सक्सेसफुली रिहैबिलिटेट कर रहे हैं इकोनॉमिकली वीकर चिल्ड्रन को, एक्सेलेंट मूव। अब्यूज्ड एंड डेजर्टेड होमलेस ट्राई टू फाइंड अ मीनिंग टू लाइफ, तो ये यहाँ पे होमलेस पीपल, नाइट शेल्टर है कश्मीरी गेट इन दिल्ली। ये जो इस टाइप के वर्क होते हैं ना, लाइक वेलफेयर में लोगों को जो एसेंशियल लाइफ की जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड कराना, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, या फिर आप विंटर्स में देखो इन्हें, तो इन्हें इस टाइप से लाइक ब्लैंकेट्स वगैरह भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, नाइट शेल्टर्स में सर्विसेज प्रोवाइड होती है। इन सब में भी NGOs का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव भी होते हैं, जैसे दिल्ली पुलिस का है ये। NGOs आर ऑल्सो डूइंग अ रियली गुड जॉब। सो दैट इज़ वाई जो हमारा अप्रोच पूरा NGO और FCRA में था वो ये था कि रेगुलेशंस आर इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम NGOs जो जेन्युइन वेलफेयर ह्यूमैनिटेरियन वर्क कर रहे हैं उनका वर्क इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज ड्रैप्ड इन वाइट, अ व्यू ऑफ स्नो कवर्ड माउंटेन है गुलमर्ग में इन कश्मीर ऑन संडे। गुलमर्ग क्यों फेमस है? यहाँ पे विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, विंटर स्पोर्ट्स। देन वाइड स्प्रेड रेन डैमेज पैडी क्रॉप, रेन अगर टाइमली नहीं होती है तो ये डिस्ट्रक्शन है, रेन अगर टाइमली होता है तो दिस इज पेनेशिया एग्रीकल्चर प्रॉब्लम का। बट अगर रेन का स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन बदल रहा है तो ये सीवियर डैमेज करती है स्टैंडिंग क्रॉप्स को। तो जैसे ये है पैडी क्रॉप्स, तो फार्मर वेस्टर्न ओडिशा में बियर द ब्रंट ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड रेन ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसीलिए क्या होता है, एक स्कीम होती है फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस टाइप का अगर सीजनल
सीजन चेंज या फिर सीजनल क्रॉप लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस वेदर फिनोमिनन लाइक दैट डिजास्टर, तो गवर्नमेंट उस फसल का आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड देगी। तो फार्म इंश्योरेंस फसल बीमा योजना, दिस इज दैट। राजस्थान टू माइन लिग्नाइट फॉर एनहेंस्ड पावर जनरेशन। लिग्नाइट, अब जो कोल है, कोल वैसे तो राजस्थान में इतनी अच्छी क्वालिटी का है नहीं, बट यहाँ पे कुछ अमाउंट पे लिग्नाइट ज़रूर मिलता है। कोल की कैटेगरीज होती है डिपेंडिंग अपॉन कार्बन परसेंटेज। अब बताओ वो 4 कैटेगरीज कौन सी है कि जिसमें जितना ज़्यादा कोल होगा वो उतना ही बेटर होगा, ऐश कंटेंट कम होगा और ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस करेगा। तो ये लिग्नाइट है, दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड क्वालिटी कोल, बट राजस्थान इसको माइन करेगा ताकि पावर जनरेशन, ऑलरेडी कोल क्राइसिस हमने देखा था, एक टॉक्स में वीडियो है कोल क्राइसिस का, हैव अ लुक। तो ये लिग्नाइट का प्रोडक्शन अब राजस्थान में भी होगा। राजस्थान में आयरन भी मिलता है, प्रीलिम्स का सवाल है। तो राजस्थान में ऑल्दो नॉन मेटेलिक मिनरल्स ज़्यादा हैं, बट वहाँ पर आयरन भी एट सम क्वांटिटी है और कोल भी सम क्वांटिटी है। नॉन फेरस ज़्यादा है राजस्थान में। देन साउंड स्टूडियो, पिच परफेक्ट है। आर्टिस्ट ट्राई कर रहा है स्ट्रिंग्स ऑफ अ छेंदा। ये क्या है? प्रिकशन इंस्ट्रूमेंट है। प्रिकशन मतलब एक मेम्ब्रेन है जिसको पीट के आवाज आएगी। सो परकशन इंस्ट्रूमेंट है ये, परकशन इंस्ट्रूमेंट। ये वर्कशॉप नियर पलक्कड़ इन केरला और संडे। तो ये है, ये द्रविड़न साउथ का कार्नेटिक म्यूजिक होता है और नॉर्थ में होता है हिंदुस्तानी स्टाइल म्यूजिक। कार्नेटिक म्यूजिक का ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है परकशन का, दैट इज छेंदा, पलक्कड़ इन केरला। इस टाइप से होता है, जैसे ढोल होता है ना नॉर्थ इंडिया में, समथिंग लाइक दैट। विद बुक फेयर पोस्टपोन, पब्लिशर्स सी गवर्नमेंट सपोर्ट। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट येट टू रिलीज बुक परचेज्ड इन लास्ट 2 ईयर, उसका अमाउंट, तो यहाँ पे वो बात है। पुणे का जो NFAI है वो रीस्टोर करेगा सत्यजीत रे साहब का प्रतिवांदी। ये पोस्टर है, आप काफ़ी इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस फिल्म मेकर रहे हैं। सो द फिल्म रिलीज्ड इन 1970 फॉर्म द फर्स्ट इन द लेजेंडरी डायरेक्टर्स कैलकाटा ट्रायोलॉजी। सो इसको आर्काइव करने की कोशिश है नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के अंदर, दिस इज दैट। देन ये अगला पेज है चंडीगढ़ कैरिंग ऑन अ ट्रेडिशन। ये ट्रेडिशन क्या है? ये हिमाचल प्रदेश का है। प्रिपेयरिंग ट्रेडिशनल फूड ड्यूरिंग द 5-year विंटर कार्निवल इन मनाली ऑन संडे। तो ये ट्रेडिशनल फूड है हिमाचल प्रदेश, मनाली। 2 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन केरला। अब ये क्या है? ये 2 नई स्पीशीज आई है। केरला मतलब वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट मतलब बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट। सो दैट इज वाई यहाँ न्यू स्पीशीज टाइम टू टाइम डिस्कवर होती है। डिस्कवर मतलब वो पहले से एग्जिस्ट करती है बट उसको आज हमने ढूंढा। इन्वेंशन जो वर्ड होता है वो इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है। इन्वेंशन लाइक कुछ नया आपने बनाया है, इन्वेंट किया है, तो दैट इज इन्वेंशन। तो दिस इज डिस्कवर्ड। तो रिसर्चर्स ने यहाँ पे बनाया, ये इसका नाम है, ये 2 स्पीशीज हैं। डिटेल टैक्सोनॉमी जर्नल इसमें ये पब्लिश होगा। डेटा डेफिशिएंट, अब इस पे भी हमने आंसर राइटिंग किया है। IUCN रेड लिस्ट। आप क्या किया करो, वेबसाइट पे जाया करो और उस पर सर्च जो है ना, वहाँ पे जैसे आप IUCN रेड लिस्ट टाइप करोगे तो आपको पर्टिकुलर उस दिन का क्वेश्चन आ जाएगा और उससे रिलेटेड जो सबमिशंस हैं वो भी दिख जाएंगे। दिस इज अ गुड स्ट्रैटेजी, आप उससे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पे कलेक्ट कर लो। ओके, so this is IUCN red list, have a look this website, this is very important, IUCN red list। तो डेटा डेफिशिएंट कैटेगरी में है। डेटा डेफिशिएंट मतलब इस पे अभी हम बता नहीं सकते कि ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, बिकॉज वी डू नॉट हैव डेटा। तो ये ऐसे अभी यहाँ पे फाइंड हुई है। वायनाड 2 प्लांट स्पीशीज डिस्कवर्ड इन केरला। जब भी ये बात है तो वेस्टर्न घाट का नाम लिखना है, और वेस्टर्न घाट एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। वेस्टर्न घाट जब भी आएगा तो यहाँ ऑटोमेटिकली माधव गाडगिल कमेटी के बारे में भी लिखना है और कस्तूरी रंजन कमेटी और उसकी फाइंडिंग्स। सो दिस इज डिस्कवर्ड इन केरला। अब ये है फेयर एंड सेफ। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मस्ट एंश्योर फेयर इलेक्शन प्रोसेस दैट ऑल्सो लिमिट्स पब्लिक हेल्थ रिस्क। अभी प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में कराना वैसे ही एक बहुत बड़ा टास्क है, और वो भी यूपी जैसे बड़े स्टेट पे। अभी इलेक्शंस कहाँ हैं? गोवा, मणिपुर, यूपी, उत्तराखंड और पंजाब में। 1 2 3 4 5 इनको टाइम पे इलेक्शन कराना एक वैसे ही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है, और फिर उस पर आ गया ओमिक्रॉन का थ्रेट। सो दैट इज वाई ECI को फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ साथ पब्लिक हेल्थ रिस्क को असेस करना भी जरूरी है। दिस इज द मैसेज। ECI का अभी चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सुशील चंद्रा साहब, इनका स्टेटमेंट आया था कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो कराना है कैंपेनिंग के टाइम पे भी, वोटिंग के टाइम पे भी।
ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बात किया पॉलिटिकल पार्टीज से। पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा कि हमको टाइम पे इलेक्शन कराना है, तो ईसीआई ने कहा कि ऑलराइट, टाइम पे इलेक्शन होगा। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। तो अब ज़रूरी है कि प्रोटोकॉल फॉलो हो, जैसे मास्क होना चाहिए। जो इलेक्शन की रैलीज होगी उसमें हम रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं नंबर ऑफ पीपल। जब वोट है, रैली है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें। जो रोड शोज हैं उसमें जो नंबर ऑफ पीपल हैं उसको कम करें। ये कुछ चीज़ें हो सकती है। ज़्यादा मेजर्स करें, लॉन्गर साइलेंस पीरियड करें बिफोर पोलिंग, रिड्यूस द टाइम फॉर कैंपेनिंग। तो पैंडमिक के टाइम पे अप्रैल में भी लास्ट ईयर इस टाइप की बात हुई थी। देन अब ये होगा कि जो स्टेट की पार्टीज हैं, लीडर्स हैं, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को प्रॉपरली फॉलो करें। अब ये एमसीसी क्या है? एमसीसी होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। मतलब इलेक्शन के टाइम पर जो पॉलिटिकल कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन की पार्टीज हैं, उनको एक पर्टिकुलर गाइडलाइन फॉलो करना होगा। लाइक जो हेट स्पीचेस टाइप नहीं हो पाएगा, या फिर जब चुनाव आता है तो उस टाइम पे आप नई स्कीम्स का अनाउंसमेंट नहीं कर सकते, नए इनॉग्रेशंस नहीं कर सकते, जिससे कि वोटर बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो जाए लास्ट मिनट में। ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते। तो ये आता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इन्वेंट किया है, डिज़ाइन किया है, सो दैट इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में करवा पाए। जैसे आप गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे हैं इसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ईसीआई को अब ज़रूरी होगा कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट प्रॉपरली फॉलो कराए। एक जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पब्लिक हेल्थ को भी वो यहाँ पे इंश्योर कराए। तो इसी पे आज हमारा पहला सवाल है, प्रिपेयर अ नोट ऑन द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये शब्द का मतलब क्या है? डिस्कस इट्स यूटिलिटी इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। तो देखिए, आंसर राइटिंग का आई विल टुडे ट्राई टू शेयर स्टैंड अलोन वीडियो कि हाउ यू कैन बेनिफिट, मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स बाय दिस एक्सरसाइज। सी, ब्रीफली अगर यहाँ बात करें तो सबसे पहले तो प्रश्न बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। हमें नोट बनाना है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये पहला पार्ट है। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आप लिख डालो। ओके। सेकंड, अब बात करना है, डिस्कस करना है इसकी यूटिलिटी, मतलब उपयोगी कितना होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में। अब ये यूटिलिटी है ना, तो आप इसके कुछ हाइलाइट्स बता दो, कहाँ इसने इफेक्टिव काम किया। एट द सेम टाइम इसमें चैलेंजेस भी हैं, जैसे कई बार ईसीआई इसको इम्प्लीमेंट नहीं करा पाता एमसीसी को। एट टाइम्स एमसीसी का दिस वॉयलेशन होता है, डिसरिगार्ड होता है, तो उस केस में क्या करें? द आइडिया इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, और उसमें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कैसे हम वेल ट्यून करें, दिस शुड बी द आइडिया। सो डिस्कस, ये दोनों पार्ट हैं और दोनों पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने हैं। सो अगेन राइट इट डाउन। देखिए, ऐसे बातें करना बहुत आसान होता है, हमको बहुत सारी चीज़ें भी पता होती है, स्ट्रैटेजीज भी पता होती है, पर ये सब चीज़ें ना हवा में है। जब तक आप इसको लिखोगे नहीं, ये कंसोलिडेट नहीं होगी। और इन दी एंड इट डजेंट मैटर आपने कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ रखी है, कितने बड़े टीचर्स से पढ़े हैं, कितने अच्छे आपको चीज़ें आती है। जो आपका आईना है वो आईना है A4 साइज के पेपर में, जो आप इसके बारे में लिखोगे, बस उसी के बेस पे आपका एवेल्युएशन होगा। बाकी दूसरी कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। तो प्रायोरिटी हमेशा ये है कि ये जो A4 साइज का पेपर है, ये आपका बेस्ट रिफ्लेक्शन होना चाहिए, बिकॉज दिस इज योर रिज्यूम। इसी के बेसिस पे आपका आपका इवेल्युएशन होगा, आपको नंबर मिलेंगे। सो राइट इट डाउन। प्रैक्टिस इज दी ओनली थिंग। जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही रिफाइनमेंट आएगा। ओके। और कंपैरिजन मत करो। देखो, कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल कॉलेजेस से बहुत अच्छे रहे, उनकी राइटिंग पे भी उन्होंने हमेशा ध्यान दिया, लैंग्वेज पे ध्यान दिया, तो दे आर ऑब्वियसली एट एडवांटेज। बट अगर हम आज से भी, पहले जो हुआ सो हुआ, आज से भी अगर हम कंटिन्यूसली इन सब स्मॉल चीज़ों पे वर्क करेंगे, विद इन 2-3 मंथ्स आपको बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट दिखेंगे और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे रहोगे। बट द आइडिया इज एफर्ट्स करने पड़ेंगे और ये आप ही को करना पड़ेगा। ओके। सो दिस इज पैचवर्क पॉलिसी। तो टेम्पररी रोल बैक ऑफ टैक्स हाइक्स ऑन टेक्सटाइल एक हार्बिंजर है, मतलब आने वाली चीज़ों को बता रहा है। चैलेंजेस बिफोर जीएसटी रिजीम। तो जो टेक्सटाइल है, इस पे दो व्यू पॉइंट रखते हैं हम। टेक्सटाइल एक तो ज़रूरी है, एक्सपोर्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल, हम एक्सपोर्ट करते हैं। प्लस टेक्सटाइल से ना एम्प्लॉयमेंट बहुत जनरेट होता है। एक टेक्सटाइल का फैक्ट्री डालो और बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और स्पेशली विमेन को ज़्यादा है। तो टेक्सटाइल को हम हमेशा इनकरेज करते हैं। और इसीलिए जो टेक्सटाइल में अभी जीएसटी चेंज करने की बात थी, 12% स्लैब में रखना था, 5 से 12, वो अभी डिफर कर दिया गया है जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में। बट अब आइडिया ये है कि इनपुट कॉस्ट भी बढ़ रही है,
फाइबर की कॉस्ट भी बढ़ रही है, प्रॉफिट मार्जिन में भी डिफरेंसेस आ रहे हैं। सो इस चीज़ को कैसे एड्रेस किया जाए, तो इसी बात पे फ़िलहाल तो कोई कंक्लूजन निकला नहीं, फ़िलहाल के लिए इसको बस डिफ़र कर दिया है। टेक्सटाइल का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएटर है, ये कंट्रीब्यूट करता है 2% ओवरऑल इकोनॉमी में। तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, इसको हमको जस्ट लाइक दैट टिंकर नहीं करना चाहिए इसके बारे में, बिकॉज इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। सो ये बात है टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। तो मिनिस्टरियल ग्रुप है। अब जीएसटी काउंसिल हमें पता है, जीएसटी काउंसिल में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, हर राज्यों के मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री, ये मिलके डिसाइड करते हैं किस बॉडी को, किस प्रोडक्ट को किस स्लैब में रखना है। तो मल्टीपल रेट स्लैब के रिव्यू जो रिजीम भी होते हैं, जीएसटी में बहुत ज़्यादा टिंकरिंग भी होती है, तो वो कन्फ्यूजन भी क्रिएट करता है। तो इस पूरे जीएसटी में जो कंसल्टेशन है, होमवर्क पहले से हो और फ्लिप फ्लॉप्स नहीं हो, टाइम टू टाइम जो कोर्स करेक्शन है वो करना भी ज़रूरी है। स्टेट असेंबली के पोल्स भी हैं, तो लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। बट कोर्स करेक्शन इज रिक्वायर्ड स्पेशली इन दिस जीएसटी रिजीम, बिकॉज इस बार का जो है कलेक्शन वो भी अराउंड 1.29 लाख करोड़ ही हुआ है। जीएसटी इवेजन के इतने सारे केसेस आते हैं, जीएसटी टैक्स इवेजन के। सो दिस इज अ पैचवर्क पॉलिसी। पैचवर्क मतलब क्या होता है, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, अभी नोटिफिकेशन आएगा ना, तब आप देखना इतने सारे स्टूडेंट्स अचानक जाग जाएंगे कि एग्जाम लिखना है। बट आज ही क्यों नहीं, ये इतना टाइम क्यों वेस्ट करे, 1 मंथ का एग्जाम तो लिखना ही है आपको। तो स्टडी, सिस्टमेटिकली स्टडी करना ज़्यादा मैटर करता है, ओके। वरना हम हमेशा फायर फाइटिंग मोड में रहते हैं, उससे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस नहीं मिलती। स्टेट स्कीम्स कैन कास्ट अ लाइफलाइन टू दिस वेलफेयर प्लान। 5 years since its introduction, vast scope of improvement है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, इस आर्टिकल में एक्चुअली इस पूरी योजना का एक रिव्यू दिया है। हमें आर्टिकल की बातों से ज़्यादा इसमें जो स्कीम्स का नाम लिखा है ना, वो इम्पोर्टेंट है। जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, कुछ ही टाइम पे अभी जैसे NFHS 5 का भी हमने देखा था, जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है, MMR IMR का डेटा है, उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, मच टू बी डिजायर्ड। तो ये जितनी भी स्कीम्स है ना, इस पे भी हम एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर कर लेंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना, एक ये ममता स्कीम है ओडिशा की, एक KCR किट है तेलंगाना का। तो नेशनल लेवल पे भी स्कीम्स चल रही है और राज्य स्तर पे भी ये है। आइडिया यही है कि जो MMR और IMR है इसको कम करना है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ाना है, ओवरऑल जो हेल्थ है मदर का भी और चाइल्ड का भी, दोनों को सेफगार्ड करना शुड बी द टॉप प्रायोरिटी। तो जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना है, ये कैश इंसेंटिव मिलता है 5,000 रुपये का डायरेक्टली बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट में प्रेग्नेंट विमेन को, लैक्टेटिंग मदर को आफ्टर डिलीवरी, फॉर द फर्स्ट लिविंग चाइल्ड ऑफ द फैमिली। तो इस तरीके से 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता वहाँ पे दी जाती है। कंडीशंस कुछ होती है इसमें मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ का, कि टाइम पे टीके भी लगवाने हैं, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। बट ये स्कीम जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। 5,000 रुपये का कैश इंसेंटिव मिलेगा, बैंक अकाउंट में सीधा जाएगा प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर का। देन परफॉर्मेंस ऑफ स्कीम कई बार डेफिशिएंट हुआ है, राज्य स्तर पर भी डिफरेंट इसका एग्जीक्यूशन में डिस्क्रिपेंसीज भी होती है। कोरोना वायरस के कारण और ज़्यादा डिलीवरी जो है वो भी इम्पैक्ट हुई है। तो इसकी एलिजिबल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इस पे डेटा जो है वो भी है। डेटा में भी एट टाइम्स एक्सक्लूजन एरर आ जाता है, हम बहुत एक सेक्शन को काउंट नहीं कर पाते। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबल दिस पार्लियामेंट्री क्वेश्चन में ये बात बताया, डेटा ऑथेंटिक भी हो और डेटा का जो डेटा आया है उस पर वर्क भी प्रॉपरली टाइम बाउंड मैनर में हो, दिस शुड बी द सॉल्यूशन। देन प्रधानमंत्री मातृ वंदन, फिर एक क्लब कर दिया ऐसे सामर्थ्य के साथ। और जो दूसरी स्कीम है, जैसे ये स्कीम भी इंपॉर्टेंट है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शक्ति केंद्र, जेंडर बजटिंग रिसर्च ट्रेनिंग। तो द पॉइंट इज डिफरेंट स्कीम्स में भी डुप्लीकेशन नहीं हो और सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, ये आइडियल स्ट्रैटेजी होती है। फिर सिमिलरली राज्य स्तर पे भी ये सारी योजनाएं हुई हैं और इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट और बेटर हमें करना चाहिए। स्टेप्स टू बी टेकन है, ओके। सो ये डेटा है यहाँ पे। अब इसको हमने लिंक कर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से भी, और प्राइम मिनिस्टर पोषण ओवर आर्किंग स्कीम फॉर होलिस्टिक नरिशमेंट, पोषण अभियान, पोषण नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट, कि जो फूड है, पोषण जो फूड है उसमें क्वांटिटी भी हो और क्वालिटी भी हो, तो दिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। सो जो स्कीम्स हैं उसमें और हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, वो यहाँ पे बात है। सेकेंड एक और चीज़ यहाँ पे है, वो है डिजिटल।
बिकॉज जैसे हमने EWS कोटा में देखा, यहाँ भी प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम अगेन होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी और उस बेनिफिशियरी तक बेनिफिट्स को पहुंचाना। तो इसमें डिजिटल टूल्स भी एक सॉल्यूशन हो सकते हैं, एटलीस्ट वो क्विक आइडेंटिफिकेशन होगा, मॉनिटरिंग होगी, जागरूकता आएगा, डिलीवरी बेटर होगी, ये चीज़ करना चाहिए डिजिटल सॉल्यूशन भी। सो दिस इज़ देयर। बाकी ये पाकिस्तान की पॉलिसी में है कि पाकिस्तान में बेसिकली हमेशा ट्रबल बनी रहती है। उसका ट्रबल का सबसे बड़ा जो सिंपल सा रीज़न है वो ये है कि देर इज़ नो वन पाकिस्तान, देर आर 4 पाकिस्तान। एक पाकिस्तान है जो यहाँ की डेमोक्रेसी चलती है, जो चुनाव होते हैं, चुनाव से जो जीतता है और प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बनता है। सेकेंड पाकिस्तान है वो है यहाँ की आर्मी। यहाँ की आर्मी भी बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आर्मी है, ये बिजनेस भी करती है, सब काम करती है। दिस इज पाकिस्तान आर्मी। देन पाकिस्तान आर्मी भी नोटोरियस है यहाँ की, बिकॉज मैनी ए टाइम यहाँ पे मिलिट्री कू भी हुए हैं। जो थर्ड है वो है यहाँ पे रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, वो भी बहुत ज़्यादा है, तो वो डायरेक्टली इंटरवीन करता है, पावर टसल चलता है, कभी आर्मी कभी दिस, सब पावर शेयरिंग का गेम है। फोर्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है इंटरनेशनल, मतलब कभी रशिया का इन्फ्लुएंस है, कभी चाइना का इन्फ्लुएंस है, कभी सऊदी का इन्फ्लुएंस है, या फिर अभी USA का इन्फ्लुएंस था। तो पाकिस्तान कभी भी सोवरेन कंट्री नहीं रह पाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है यहाँ पे। दीज आर द प्रॉब्लम जिसके कारण पाकिस्तान में हमेशा टर्मोइल बना रहता है। अब ये नेक्स्ट है फ्रॉम सेलेक्टिव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट। अब यहाँ बात है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का। 2021 काफ़ी डिफिकल्ट ईयर था फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, ये बड़ा चैलेंजिंग था। एक तरफ तो ओमिक्रॉन का थ्रेट है, दूसरी तरफ नेबर्स के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हुए। इस पूरे टाइम पे जयशंकर साहब का वर्क भी बड़ा रिमार्केबल रहा है, हाइपर एक्टिविज्म रहा है। पूरे साल हमने देखा जयशंकर साहब वॉज ट्रेवलिंग टू डिफरेंट कंट्रीज एंड फॉरेन पॉलिसी का यहाँ पे क्रूसेडर की तरह, अच्छे क्रूसेडर की तरह काम किया। सो दिस इज अगेन हाईलाइट। बट अभी हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि हमारी फॉरेन पॉलिसी भी आइडियलिज्म से रियलिज्म, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ बढ़ रही है, प्रैक्टिकल। तो दिस इज रिक्वायर्ड इसलिए है बिकॉज जो जियो पॉलिटिक्स है अभी टॉप सीट टर्वी, दिस जो कर्व है जियो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा टर्मोइल चल रहा है, पैंडेमिक के कारण भी और पावर इक्वेशन के भी कारण रीजनल जियो पॉलिटिक्स ज़्यादा डोमिनेट कर रही है। इसके कारण ज़्यादा प्रैग्मेटिक और प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है। प्लस जब भी IR की बात करते हैं, IR इज़ वेरी वेरी डायनामिक, रातों रात चीज़ें बदलती है। जो प्रेजेंट IR सिचुएशन है ना हमारी, उसके प्रिज्म में हमें हमेशा आंसर राइटिंग करना चाहिए IR में स्पेसिफिकली। सो ये अभी प्रेजेंट ये है कि हम रियलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए। एग्जाम्पल्स क्या दिए, जैसे 2021 में प्रायोरिटी क्या थी। एक तो ट्रांजिशन हो रहा था डोनाल्ड ट्रंप का, जो बाइडन डेमोक्रेट आ गए थे, प्रेसिडेंट जो ट्रंप थे वो रिपब्लिकन थे। तो ट्रांजिशन ऑफ US प्रेसिडेंसी के कारण हमें भी अपनी इक्वेशंस USA रिलेशंस में अकॉर्डिंगली टिंकर करना पड़ा। सो दिस वाज वन थिंग। देन इसके बाद क्या हुआ, फार्मेसी मतलब कोविड का ऑनस्लॉट हुआ और उसके बाद वर्ल्ड को मेडिसिन की रिक्वायरमेंट थी, वैक्सीनेशन की, और इंडिया बन गया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये अगेन हमारी हाईलाइट थी। फिर चाइना के साथ टेंशन हुआ, लद्दाख डायलॉग्स में कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ और गलवान क्राइसिस भी अभी तक बना हुआ है। तो चाइना के साथ एनिमोसिटी इज़ वन थिंग। देन फिर काबुल का क्राइसिस आ गया। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, रशिया, इनका एक नया नेक्सस बनता नज़र आ रहा है। पाकिस्तान चाइना तालिबान एक्सेस भी हो रहा है, चाइना और रशिया के बीच में प्रॉक्सिमिटी बढ़ रही है। तो हमें भी अकॉर्डिंगली वैसा चेंज करना पड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ, तो एंटी टेररिज्म रिलेटेड हम क्या करें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में उसको हम कैसे सेफ गार्ड करें, दीज वर द चैलेंजेस। प्लस सेंट्रल एशिया की कनेक्टिविटी भी चाहिए थी। तो अब हम जैसे रियलिज्म दिखा रहे हैं तालिबान में, ऑल्दो तालिबान इज़ देयर बट हम ह्यूमैनिटेरियन एड वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी वैक्सीनेशन गया, मेडिसिन गया। सेंट्रल एशियन कंट्रीज अभी 26 जनवरी को इंडिया में चीफ गेस्ट बनेंगे। तो इंडिया भी रियलिस्टिक बन रहा है और थॉटफुल वे में इस मैनूवर कर रहा है फॉरेन पॉलिसी को। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा मुद्दा आ गया। यूनाइटेड नेशन में एज अ सिक्योरिटी कंसर्न क्लाइमेट चेंज का टॉपिक उठे UNSC में या नहीं, इंडिया ने इससे वोट आउट किया कि एक सेपरेट बॉडी होना चाहिए UNSC में, क्लाइमेट चेंज रिलेटेड ऐसे स्पेसिफिकली सिक्योरिटी के बिहाफ में नहीं डिस्कस करें। देयर इज़ अ सेपरेट बॉडी UNFCC, वहाँ पे बात हो। इस पे इंडिया ने एक स्टैंड लिया। प्लस ग्लासगो समिट था तो नेट जीरो पे भी काफ़ी एम्फेसाइज था, तो इसको भी हमने टैक्टफुली डिलीवर किया कि 2070 तक नेट जीरो बनेंगे।
कार्बन जो है, कोल जो है वो फेज्ड आउट नहीं होगा, ग्रेजुअली फेज्ड डाउन होगा। दिस इज अगेन वन गुड थिंग। तो इंडिया जो है वो भी अब प्रैग्मेटिकली अपने राइट्स को, अपने इंटरेस्ट को कंजर्व कर रहा है, उसको डिफेंड कर रहा है फॉरेन लेवल पे। अब प्राइम मिनिस्टर assertion इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑब्वियसली इंडिया इज अ ह्यूज कंट्री एंड कंटिन्यूड डेमोक्रेसी रही है। फिर हमने ऑकस की बात आई। ऑकस में जैसे इससे पहले क्वाड था, ऑकस में ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा यूएसए, तो इससे नए टेंशंस क्रिएट हुए। अब फ्रांस के साथ हमारी एक नई विंडो ओपन हो रही है। फिर वेस्टर्न क्वाड की भी बात है, यूएस, इजराइल और यूएई का। और एक नॉर्मल क्वाड जो था मालाबार एक्सरसाइज, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्टिसिपेट किया, वो भी एक इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट इवेंट था। फिर काटसा की बात आई। हम रशिया से S-400 ले रहे हैं और काटसा अमेरिकन सैंक्शंस ऑल्दो आज की डेट तक नहीं लगे, मोस्ट प्रोबेबली लगेंगे भी नहीं, सो दिस इज ऑल्सो अ डिप्लोमेटिक विक्ट्री। शंघाई कोऑपरेशन में भी हमने चाइना से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तो नहीं किया, बट जो वैल्यू सिस्टम है उसको वहाँ पे हमने एम्फेसाइज किया। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन इसलिए नहीं किया बिकॉज SCO इज अ मल्टीलेटरल प्रोग्राम, मल्टीलेटरल प्लेटफॉर्म। तो अगेन इंडिया को यहाँ पे अपलॉड किया। फिर एक RIC था। फिर हमने रशिया के व्लादिमीर पुतिन, इनसे भी कंटिन्यूसली हम रहे, बिकॉज अगर हम फाउंडेशनल अग्रीमेंट किए थे USA के साथ, 3 फाउंडेशनल अग्रीमेंट हुए, तो रशिया को ये लगा कि हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस USA में जा रहे हैं, तो रशिया के साथ टेंशंस बढ़ने लग गए। तो ये टैक्टफुली हमने हैंडल किया। फिर अगस्त में हाईलाइट हुआ UNSC की, हम प्रेसिडेंसी में थे, अभी 2 साल के मेंबर है। एट द सेम टाइम हम अभी प्रेसिडेंसी में भी थे अगस्त मंथ में। रोटेटिंग चेयर होती है, तो अगस्त में हम प्रेसिडेंसी में थे। दिस इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट। फिर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी श्रृंगला साहब अभी म्यांमार गए, क्योंकि म्यांमार में मिलिट्री कू हो गया, ऑंग सॉन्ग सूकी। हम डेमोक्रेसी के प्रोपोनेंट है, हम डेमोक्रेसी को बढ़ावा देते हैं, तो म्यांमार में इस चीज़ को कैसे टेकल किया जाए, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। म्यांमार इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस सेफ्टी सिक्योरिटी, एक तो ईस्ट एशिया के एक्सेस के लिए भी और सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ अवर नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो चैलेंजेस अभी भी बने हुए हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन है, असर्टिव और मिलिट्री माइट चाइना जो अपनी एस्टैब्लिश करना चाहता है, ये एक बहुत बड़ा हेडेक होने वाला है, लद्दाख एंड ऑल। इनफैक्ट ये पूरा चाइना बॉर्डर बहुत बड़ा एक हेडेक पॉइंट है, सोर पॉइंट है। प्लस चाइना का जो पपेट पाकिस्तान बन गया है, तो दिस कैन ऑल्सो क्रिएट प्रॉब्लम। फिर इसके बाद तालिबान इज अगेन वन थिंग। कोविड का थ्रेट अभी भी नहीं हुआ है, अफगानिस्तान इशू भी है, नेबरिंग में जैसे श्रीलंका फिशरमैन क्राइसिस हो जाता है, फिर बांग्लादेश के साथ बॉर्डर, दिस जो माइग्रेशन, इलीगल माइग्रेशन होता है, दिस इज ऑल्सो वन थिंग। तो ये सब फॉरेन पॉलिसी में है। जो नेपाल है, नेपाल के साथ काला पानी इशू हो गया। सो द पॉइंट इज फ्रॉम सेलेक्टिव टू यूनिवर्सल एंगेजमेंट। 2021 में इंडियन डिप्लोमेसी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय रेडीनेस टू डील विद फ्रेंड्स एंड फोज अलाइक। हम अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे। देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। सो इसी को समराइज करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये और अपना टैलेंट दिखाने का मौका है इसमें। एनालाइज द इंडियन फॉरेन पॉलिसी इन द ईयर 2021। ओपन एंडेड है, बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो, IR के बिहाफ में लिखना है और GS2 के हिसाब से। आइडेंटिफाई द हाइज एंड लोज। ऐसा नहीं है कि सब अच्छा हुआ, हमने बहुत ज़्यादा लोज भी थे, जैसे वैक्सीन डिप्लोमेसी। भूटान को प्रॉमिस किया वैक्सीनेशन देंगे, फर्स्ट डोज हो गया, सेकेंड डोज गया ही नहीं, तो भूटान ने फिर चाइनीज एंड अदर, सो लोज भी थे। एंड देन प्रेजेंट अ वे फॉरवर्ड फॉर 2022। सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे आंसर। ये है क्रिप्टो एसेट्स कॉनंड्रम। सी, क्रिप्टो को रिकॉग्निशन नहीं है, क्रिप्टो करेंसी में बहुत वॉलेटिलिटी है, RBI इसके स्ट्रिक्टली खिलाफ है। RBI कोई भी एक सेकेंड करेंसी को प्रमोट नहीं करेगा जो रुपी को डायरेक्ट चैलेंज कर पाए। तो दिस RBI नहीं, चाइना के बैंक का भी यही है, USA के बैंक का भी यही है। कोई जो छोटे कंट्रीज हैं वो एट टाइम्स इसको प्रमोट कर सकते हैं, दे आर एक्सपेरिमेंटिंग, दे आर स्मॉलर स्केल इकोनॉमी, बट फॉर ह्यूज इकोनॉमी क्रिप्टो करेंसी का अभी इतना एक्सेप्टेंस नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वी आर अगेंस्ट टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है एंड दिस इज अ फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन का मतलब केवल क्रिप्टो नहीं होता है, ब्लॉकचेन बहुत वैरायटी यूज केसेस हैं। द आइडिया इज कि अगर अनरेगुलेटेड ऐसे क्रिप्टो करेंसी होगी, वॉलेटिलिटी होगी और इसका मिसयूज ज़्यादा होगा। रेगुलेशन नहीं होगा तो क्राइम, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन जैसी चीज़ें होगी और RBI फिर उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। RBI इन द सेंस सेंट्रल बैंक। सो दैट इज़ वाई सेंट्रल बैंक कभी भी इसको एनकरेज नहीं करता है। यू रिमेंबर
कोर्ट में गए थे कि जो क्रिप्टो का बिजनेस है ये राइट टू प्रोफेशन है, तो कोर्ट ने बोला ऑल राइट, पर आरबीआई फिर अड़ गया कि नहीं, अब इसमें हम लॉज चेंज कर देंगे बट ये होने नहीं देंगे क्रिप्टो करेंसी का एक्सेप्टेंस। सो दिस इज द केस, कॉननरम अभी बना हुआ है। ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रैक, सो दिस इज गुड। मेट्रो रेल और ये सब तेलंगाना हैदराबाद में प्रोजेक्ट्स ऑन ट्रैक है। इंडिया फॉल्स शॉर्ट ऑफ वैक्सीनेशन टारगेट, वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ाएं। ईडब्ल्यूएस इनकम क्राइटेरियन वर्कड वेल, पैनल ने बोला। देन ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। सो सी स्काई डांस, ये जो स्पोर्ट्स है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है लाइफ का और इकोनॉमी का भी, स्पोर्ट्स इकोनॉमी। तो इसमें जैसे एरोबैटिक्स है, बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, तो ये सारी पॉलिसी है एयर स्पोर्ट्स का। एयर स्पोर्ट्स का भी काफ़ी अच्छा मार्केट है एयर स्पोर्ट। तो गवर्नमेंट ने ड्राफ्ट नेशनल पॉलिसी की बात किया यहाँ पे, एयर स्पोर्ट फेडरेशन। तो बहुत सारी चीज़ें स्टैंडर्डाइज्ड रेगुलराइज्ड करने की ज़रूरत है, जैसे एरोबैटिक्स हुआ, एरो मॉडलिंग, एमेचर बिल्ट एंड एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, पैराग्लाइडिंग, माइक्रोलाइटिंग, पैरामोटरिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। सो ये कुछ नाम है, पता होने चाहिए। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल जो वेरियस सेक्टर है, टूरिज्म में भी, स्पोर्ट्स में भी, इनफॉर्मल इकोनॉमी भी होती है, उसको फॉर्मलाइजेशन करने की भी बात होगी। ईच एयर स्पोर्ट जो होगा, सेफ्टी स्टैंडर्ड पैरामाउंट होता है, बिकॉज एयर स्पोर्ट में चांस ऑफ एरर नहीं होना चाहिए, डील करते हैं लाइफ और डेथ से। सो सेफ्टी प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, इंफ्रा, पर्सनल एट्सेट्रा, एंड कॉम्प्लायंस होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन भी यहाँ पे होगा। तो ये जो है ओवरऑल स्पोर्ट्स कल्चर को तो प्रमोट करेगा, साथ ही साथ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म जैसे होता है नॉर्दर्न स्टेट्स में, इधर केरला, कोस्टल स्टेट्स में, ये भी काफ़ी एनकरेज, हाईलाइट होगा बाय दिस पॉलिसी। मालाबार इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स नेवल एक्सरसाइज, तो ये मालाबार एक्सरसाइज जो हुई थी, ऑस्ट्रेलिया ने भी पार्ट किया था। ये क्यों ज़रूरी है, एक तो इंडियन ओशन में चाइनीज़ डोमिनेंस बढ़ रही है। जैसे चाइना ने अभी मिंग क्लास का एक सबमरीन गिफ्ट किया म्यांमार को, इंडिया ने भी एक गिफ्ट किया था, तो चाइना ने भी गिफ्ट कर दिया। चाइना दिस एयरक्राफ्ट कैरियर और दूसरे स्टेल्थ कैरियर पाकिस्तान के लिए भी ऑफर कर रहा है, अभी उसको एयरप्लेन भी एक ऑफर कर रहा है चाइना पाकिस्तान को। सो ये चैलेंजेस हैं इंडिया को, एस्पेशली इंडियन ओशन में अपना डोमिनेंस बनाने के लिए रैंप अप करना पड़ेगा हमारी ओन कैपेसिटी एंड प्रोडक्शन। हमें थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी चाहिए। अभी किस एयरक्राफ्ट कैरियर का सी ट्रायल चल रहा है, आंसर उसका नाम क्या है। सो दिस इज देयर। इंडिया मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस भी है, नेवी टू नेवी एग्रीमेंट हो, लॉजिस्टिक्स के अग्रीमेंट्स हो इस इंडियन ओशन रिम कंट्रीज में। IOR भी इम्पॉर्टेंट है, इस पे हम एक सवाल तैयार करेंगे। देन तालिबान ने प्रॉमिस किया टू कीप एम्बेसीज सेफ, दिस इज सम रिलीफ। ऑक्सफॉर्म जो है इनइक्वालिटी से रिलेटेड ये काम करती है, इसका भी रिन्यूअल नहीं हुआ, तो ऑक्सफॉर्म बोला अब 16 राज्यों में वो काम नहीं कर पाएगा। FCRA का जो डेडलाइन है, जो रेगुलेशन है, उसमें ये फिट नहीं हुआ। सो दिस इज देयर। हाउस पैनल ऑन मैरिज एज हैज ओनली वन वुमेन, नाउ दिस इज आयरनी। विमेन रिलेटेड इतने इंपॉर्टेंट मैटर पे डिसीजन लेना है और उसमें केवल एक विमेन MP है, तो एटलीस्ट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा होना चाहिए। कमिटी कंसिस्ट ऑफ 31 मेंबर्स एंड देयर इज ओनली वन विमेन MP। 6 lakh adolescent रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन, गुड। रिवर्ट्स टू वर्चुअल हियरिंग ओमिक्रॉन के थ्रेट पे। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, पार्क्स एंड जिम्स शट हो गए वेस्ट बंगाल, ओमिक्रॉन का थ्रेट है, थर्ड वेव स्टार्ट हो गई है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रैटेजिकली नेपाल टाइज। तो शेर बहादुर देवबा साहब प्राइम मिनिस्टर नेपाल अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट में पार्टिसिपेट करेंगे। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज लास्ट टू लास्ट ईयर काला पानी डिस्प्यूट हमने देखा था, नेपाल के साथ टेंशन्स हमारे हो गए थे। तो बॉर्डर डिस्प्यूट को भी सॉल्व करना, प्लस जो और भी जैसे प्रॉब्लम हुए थे, मूवमेंट हो जाता है, कोविड वैक्सीनेशन नहीं हुआ, टेरिटरी की जो प्रॉब्लम थी, सप्लाई LPG सिलेंडर पाइपलाइन की सप्लाई का जो हुआ, फ्यूल का सप्लाई का जो इशू हुआ, ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं, यूरिया एक्सेस हुआ। तो नेपाल जो है ना, यहाँ तो एक तो बॉर्डर बड़ी पोरस है, प्लस जो एडजॉइनिंग एरिया है यहाँ पे लाइक फैमिली टाइज वगैरह बहुत मिक्सड अप है सोसाइटी। सो दैट इज़ वाई जो नेपाल है वो हमेशा से एक बहुत डियर फ्रेंड इंडिया का रहा है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए। सो दिस इज़ अ गुड मूव, यहाँ पे रिलेशंस नॉर्मलसी होगा, सिम्बॉलिकली दिस इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। देन काजीरंगा है, यहाँ पर एनिमल कॉरिडोर के लिए 35 किलोमीटर का ऐसे हाइटेड रोड बनेगी, 35 किलोमीटर स्ट्रेच का।
9 कॉरिडोर, ताकि एनिमल्स जो हैं वो जैसे रोड क्रॉस करते वक्त एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ये चीज़ हम स्टॉप करेंगे। ये एनिमल कॉरिडोर है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो दिस इज अगेन गुड थिंग। ह्यूमन और एनिमल के कॉन्फ्लिक्ट को कम करना है। एटीएफ का प्राइस बढ़ा, कमर्शियल एलपीजी डाउन, रीसेंट ओवरट्योर्स, इंडिया चाइना आई स्टेबिलिटी। लेट अस सी स्टेबिलिटी एट बॉर्डर मिलता है या नहीं इस साल। देन इतने फ्लाइट्स ग्राउंड हो गए, ओमिक्रॉन थ्रेट हुआ। देन साउथ अफ्रीकन पार्लियामेंट, फ्रांस, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, पिलग्रिम। Importance of liquidity is also very important. Benchmark for live gold, silver lose sheen. Then अभी टेस्ट मैच में आगे क्या होता है, लेट अस सी अनलॉकिंग द फ्यूचर। तो द पॉइंट इज एजुकेशन रिलेटेड जो सेम टॉक्स हम हमेशा कर रहे हैं, एजुकेशन में चेंजेस चाहिए। एजुकेशन मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, लर्निंग एक्सपीरियंस, रियल लाइफ लेसन्स हैं वो भी होना चाहिए। जो कोर्सेज है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है वो भी इन ट्यून करे चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में। अनलॉकिंग द फ्यूचर, ये है INSA-CoG। एक्चुअली क्या है, ये एक ग्रुप ऑफ लेबोरेटरीज है, कंसोर्टियम है, और ये जो वायरस के जीनोम्स हैं उसको देखते हैं। यही बताते हैं कि कोई नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन का कितना आ गया, उसको एक टैब रखते हैं। अब बिकॉज केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो ओमिक्रॉन जैसे जैसे वेरिएंट बहुत तेज़ी से फैल रहा है। द पॉइंट इज़ ये जो कंसोर्टियम है ये कई बार इनसफिशिएंट लगता है, वी नीड मोर लैब्स। देन दिस इज RBL बैंक का फाइनेंशियल स्टैंडिंग अभी भी प्रिकैरियस ग्राउंड पे है। ब्रिजिंग द लर्निंग गैप विद द पाई। व्हाट इज दिस पाई? ये जो सर्किट बोर्ड पे ये दिखा है ना, ये अपने आप में एक कंप्यूटर है, कंप्यूटिंग प्रोग्रेस है इसमें, और ये बड़ा चीपर भी होता है, यूटिलिटी भी है रिमोट एरियाज में भी। प्रॉपर स्टैंड अलोन कंप्यूटर के जितना पावरफुल नहीं है, बट दिस इज वेरी वेरी एफिशिएंट एंड वर्क डिलीवर कर पाएगा, स्पेशली बेसिक लर्निंग एंड स्कूलिंग में। प्लस वेरियस यूज केसेस भी है, तो इस चीज़ को बढ़ा रहे हैं। बिकॉज जो टेक्नोलॉजी है ना, ये लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी होना ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, स्पेशली लर्निंग या फिर दिस स्कूलिंग इन रिमोट एरियाज लाइक दैट। ओवर द टाइम इसमें भी एक्सपेंशन हुआ है, और अभी जैसे नासा का SpaceX Falcon 9 हुआ, तो इधर भी ये जो बोर्ड है ये लेके गए उसे एस्ट्रो पाई, रास्पबेरी पाई। सो व्हाट इज दिस पाई? ये एक पूरा मिनी कंप्यूटर है, इतना रैम है, दिस कोरल मशीन एंड ऑल है, हार्डवेयर है। तो द आइडिया इज ये डू इट ऑन योर सेल्फ किट की तरह भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी वाइड वेराइटी यूजेस हो सकते हैं। आइडिया इज दिस इज लो कॉस्ट कंप्यूटिंग कंप्यूटर, एक छोटे से डब्बे में पूरा आपका कंप्यूटर आ गया। दिस इज रिंग इन द न्यू ईयर, बेसिक इंग्लिश है। जब कोई बोलता है आपको हाउ यू रैंग इन द न्यू ईयर, मतलब वो आपसे जानना चाहता है आपने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, आप क्या कर रहे थे न्यू ईयर की इवनिंग में। देन ये दो वर्ड है, एक तो आर्टिस्ट, दिस इज आर्टिस्ट, ओके, और जैसे ये है ई लिखा हुआ है ना, और एक होता है नॉर्मल आर्टिस्ट, दिस इज आर्टिस्ट। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? जब जैसे ई लिखा होता है मतलब वो कोई स्पेशल टैलेंट वाला है और वो लोगों के सामने परफॉर्म भी कर रहा है, तो ये वर्ड हम यूज करेंगे, दिस इज आर्टिस्ट। और सिंपल आर्टिस्ट मतलब होता है कुछ टैलेंट वगैरह है और वो उसको परफॉर्म करता है। द वर्ड आर्टिस्ट इज मोस्टली यूज्ड विद पीपल हु आर गुड एट समथिंग लाइक पेंटिंग, डांसिंग, स्कल्पटिंग वगैरह, जैसे MF हुसैन साहब, वेल नोन आर्टिस्ट। और आर्टिस्ट जब होता है तो वो कुछ परफॉर्म करता है इन फ्रंट ऑफ अ क्राउड, तो देयर इज स्लाइट डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन में भी और स्लाइट डिफरेंस इन स्पेलिंग। तो ये चीज होता है, ही इज समवन हु परफॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, जैसे एक्टर, डांसर एंड ऑल, ओके। तो उनमें ये ई आ जाता है, आर्टिस्ट, ओके। So someone who learns how to sing at home but never performs in front of an audience is an artist and not an artist. Okay, so that's correct. So ये दोनों डिफरेंस हमें याद रखने हैं। तो ये तो था द हिंदू। क्विकली इंडियन एक्सप्रेस देखते हैं। सेंटर ने बोला 20% फंड स्पेंट है टू रैम्प अप बेड्स, इंफ्रा डेवलप करना है बिकॉज केसेस बहुत आने वाले हैं, स्पाइक बहुत तेजी से हो रहा है। देन दिस इज अ न्यू माइन फील्ड, जैसे स्कैम्स हो रहे हैं क्रिप्टो के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पे। सेबी भी अब IPO में भी इसीलिए रेगुलेशन लाने की बात कर रहा था, स्कैमस्टर्स ज़्यादा है। देन दिस इज नेक्स्ट पेज, BSF टाई अप कर रहा है NGO से कैटल स्मगलिंग टू बांग्लादेश को चेक करने के लिए। अब सी NGOs का एक काम ये भी है, दिस यूटिलिटी, जहाँ गवर्नमेंट का थोड़ा लैक हो रहा है या उसको हेल्प की भी रिक्वायरमेंट है तो NGO फिर डिलीवर करता है। दिस इज द चाइना हैंड रिड्रेसिंग पावर इम्बैलेंस विद बीजिंग, चाइना को कैसे टेकल किया जाए, रोड टू रिकवरी है।
देन अ न्यूज़ स्टोरी, जम्मू एंड कश्मीर में, ये मनोज सिन्हा साहब ने लिखा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इंक्लूसिव गवर्नेंस ज़रूरी है, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करना बहुत ज़रूरी है। अ रूम फुल ऑफ लर्नर, पैंडेमिक ने कहा है, लर्निंग इज एवरीवेयर। जो मिस होता है वो होता है एपेटाइट कितना है उस लर्निंग का। द फैलेसी ऑफ एमएसपी, एमएसपी के दोनों हैं, एक प्रोपोनेंट्स भी होते हैं और एक बोलते हैं एमएसपी पॉलिसीज बायगॉन एरा की पॉलिसी है। टाइम फॉर अ ग्रीन शिफ्ट, एनर्जी के लिए ग्रीन शिफ्ट। फ्री फेयर एंड सेफ इलेक्शन कराना ज़रूरी है, ये कुरैशी साहब ने कहा। ओमिक्रॉन थ्रेट भी है, गाइडलाइन फॉलो कराए। कलम ने इसको द हिंदू में देख लिया था। एक्चुअली रिपीटिशन होता है पेपर में, अगर आप डेली पढ़ रहे हो ना तो न्यूज़ हर पेपर में हर न्यूज़ कवर हो जाएगा। ये जैसे हमने कल पढ़ा था द हिंदू में, बॉर्डर लॉ एंड चाइना एक्सप्लेन सेक्शन। देन क्लूज ऑन वाई ओमिक्रॉन कॉजेज माइल्डर डिसीजेज। ट्रिकोनामाली ऑयल टैंक बन रहा है। न्यूयॉर्क में बड़े केसेस आ रहे हैं। फेस मास्क मस्ट है। वैक्सीनेशन, यूएस क्वारंटीन। आईपीओ पार्टी टू कंटिन्यू, बट अभी जो सेबी है वो स्ट्रिक्ट हो रहा है। आईपीओ क्या है, रजिस्टर कर रही है कंपनी अपने को स्टॉक मार्केट में और दिस शेयर्स एंड ऑल इशू करेगी। स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री लाइकली टू ग्रो दिस मच बिलियन ओवर नेक्स्ट डेकेड। Then this is Fed move. So this is 3rd of January 2022. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.